हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर ले रहे हैं यहाँ पर, और वह है जीव जगत का वर्गीकरण, या जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो लेक्चर है खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जहाँ ई सरल अब नए हिंदी मीडियम के बैचेज भी लॉन्च कर रहा है और 28 जून से हमारे बैचेज आ रहे हैं। तो मेरे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है, उन बच्चों के लिए इसी प्रकार से हम ये हिंदी मीडियम के जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए ला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। इंसान ने जीव जंतुओं को, जैविक जगत को वर्गीकृत करने का प्रयास बहुत पहले से शुरू कर दिया था। इंसान क्यों जीव जंतुओं को या इन सजीवों को वर्गीकृत करना चाहता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इंसान अपने सराउंडिंग में जिन भी जीव जंतुओं को देखता है, पादपों को और जंतुओं को और अन्य प्रकार के जो सजीव हैं, उनको जब देखता है तो उसके मन में उनको जानने की एक जिज्ञासा जागती है। यही जिज्ञासा उसको उनको पहचानने में और आगे चल कर के अपने लाभ के अनुसार वर्गीकृत करने में प्रेरित करती है। इंसान ने, जहाँ ये जो चैप्टर शुरू होता है, ये यूनिट शुरू होती है बच्चों, तो वहाँ एनसीईआरटी में शुरू में जो इसका प्रीफेस दिया हुआ है, यानी प्रस्तावना दी हुई है इस यूनिट की, उसमें लिखा हुआ है कि इंसान ने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि या तो वह उन जीव जंतुओं से डरता था या फिर वह उनको जानना चाहता था। इंसान को ये समझ में आ गया था कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। सजीव है, निर्जीव है, और जो सजीव हैं और निर्जीव हैं इनमें से कई चीज़ें उसको डराती थी, उसमें भय पैदा करती थी, और कई चीज़ें ऐसी थी जिनका वो उपयोग करता था। और इसलिए पहले तो इंसान ने अपने चारों तरफ के जो वातावरण में जो चीज़ें थीं उनको सजीव निर्जीव के रूप में विभाजित किया, और उसके बाद जो सजीव थे उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। जब हम टेक्सोनोमी कहते हैं यानी वर्गीकी कहते हैं, तो वर्गीकी का मतलब होता है किसी भी सजीव को एक वर्गक या टेक्सोन प्रोवाइड करना। टेक्सोन जो होते हैं, उन टेक्सोन को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं कैटेगरी, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। अभी सिंपल इतना समझिए कि हमने, वैज्ञानिकों ने सजीवों को 7 संवर्गों या 7 कैटेगरीज में बांटा है, जिनको हम वर्गीकरण की कैटेगरीज कहते हैं। और जिसमें आता है सबसे नीचे स्पीसीज यानी कि प्रजाति, स्पीसीज के ऊपर आता है जीनस यानी कि वंश, इसके ऊपर आता है फैमिली यानी कि कुल, इसके ऊपर आता है ऑर्डर यानी कि गण, इसके ऊपर आता है क्लास यानी कि वर्ग, इसके ऊपर आता है डिवीज़न या फाइलम, और इसके ऊपर आता है किंगडम या जगत। तो बच्चों, ये तो हैं क्या? ये तो हैं वर्गीकी संवर्ग या कैटेगरीज। फाइलम को संघ, ये हैं वर्गीकी संवर्ग या कैटेगरी, और इन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं टेक्सोन। और किसी जीव को वह टेक्सोन प्रदान करना ही कहलाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकी। हिंदी में वर्गक, वर्गक यानी टेक्सोन। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक वचन में टेक्सोन और बहुवचन में टेक्सा, वर्गक। इसको समझने के लिए मैं एक नाम लिखता हूं, मेंजीफेरा इंडिका, और इसमें ये जो इंडिका आप देख रहे हैं ये क्या है? यह प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर वंश, तो जो मेंजीफेरा है वह मेंजीफेरा इस प्रजाति इंडिका के वंश को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर फैमिली आती है इसकी एनाकार्डिएसी,
यानी ये इसके कुल को रिप्रेजेंट करता है। इस कुल के ऊपर आता है गण, और वह गण है सेपिंडेल्स, और इसके ऊपर आता है वर्ग या क्लास, और इसकी क्लास होती है डाइकोटिलिडनी, और फिर आता है डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और फिर आता है जगत प्लांटी। अभी इतना समझिए कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या। वर्गीकरण, और वर्गीकरण के विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी, और वर्गीकी जो होती है वह जीव को ये वर्गक या ये टैक्सोन प्रदान करती है। किसी भी जीव को यह वर्गक प्रदान करना ही कहलाता है वर्गीकी। आज वैज्ञानिकों ने ये 7 वर्गीकी के मुख्य संवर्ग या कैटेगरी पहचान लिए हैं, और इन कैटेगरीज में ही आप हर जीव को विभाजित कर रहे होते हैं, वर्गीकृत कर रहे होते हैं। ये आज एक सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि जब हम जीव जगत के वर्गीकरण की बात करते हैं तो भैया जीवों को बांटना किस में है, वर्गीकृत किस में करना है, तो वर्गीकृत करना है इन वर्गीकी संवर्गों में। और ये मुख्य 7 वर्गीकी संवर्ग हैं: प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। यह जो संवर्ग हैं, इन संवर्गों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं यह वर्गक या टैक्सोन। जैसे आम जो है एक पादप है, उस आम का प्रजाति है मैंजीफेरा इंडिका, तो उसका वंश है क्या, तो वंश है मैंजीफेरा। उसका कुल है क्या, एनाकार्डियेसी। उसका गण है क्या, सेपिंडेल्स। लेकिन ये आज है, इंसान ने इसका प्रयास बहुत प्रारंभ से किया। वर्गीकरण जो होते हैं बच्चों, वह 3 प्रकार के वर्गीकरण मुख्य रूप से होते हैं। एक तो होते हैं उपयोग आधारित वर्गीकरण, जहां पुराने समय में इंसान ने जो भी पादप वगैरह जिसका वह उपयोग कर रहा था, उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा। यानी करेक्टर उन्होंने क्या लिया भैया, उपयोग। जैसे हम कहते हैं अनाज, तो अनाज कोई एक जीव नहीं है। अनाज गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, इन सबको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अनाज। दालें, ये वर्गीकरण ही है, ये समूह है। अनाज क्या है, समूह है। दालें क्या है, समूह है। क्यों? क्योंकि हम इनका उपयोग कर रहे थे। तो सबसे पहले मनुष्य ने सजीवों को जो बांटा, उनके उपयोग के आधार पर बांटा। फिर आगे आने वाले समय में वर्गीकरण की जो पद्धति आई, उसे कहा जाता है कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो केवल 1 या 2 कायिक व जननिक लक्षणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण किनको कहा जाता है? वे वर्गीकरण जिनमें वर्गीकरण का आधार जिन लक्षणों को बनाया गया, वो लक्षणों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1 या 2 ही थे। और वो लक्षण क्या थे? या तो वो कायिक लक्षण थे जीवों के, पादपों के, या फिर वो जन्निक लक्षण थे। उन्होंने कायिक और जन्निक दोनों ही लक्षणों को समान प्राथमिकता दी। जैसे अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तो कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धति में पहला नाम आता है अरस्तु का, जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। अरस्तु ने सबसे पहले 2 जगत में जीवों को बांटा, सजीवों को बांटा, एक पादप और एक जंतु। एक पादप और एक जंतु कि जो हरे हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, जिनमें रक्त नहीं होता, तो वे सब क्या हो गए? पादप। और फिर इन पादपों को भी उनके स्वभाव यानी हैबिट के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के समूहों में बांटा। किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर। और वो क्या थे? शाक, शूप
व वृक्ष। हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। शाक मतलब जो पूरा पादप हरा है, छोटे हैं। शूप मतलब झाड़ीनुमा पादप, उनका स्वभाव कैसा है, झाड़ीनुमा है, उनकी ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है। और वृक्ष जिनकी ज़्यादा हाइट है, जिनका तना लकड़ी से बना हुआ है, मोटा है, तो उनको कहा उन्होंने वृक्ष। तो आप गौर से देखिए कि अरस्तु ने सबसे पहले तो पादप और जंतु के रूप में सजीवों का वर्गीकरण किया, फिर पादपों को उनके स्वभाव के आधार पर उन्होंने बांटा शाक, शूप और वृक्ष में। जो जंतु हैं इनको उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा, एक लाल रक्त युक्त जंतु और एक सफेद रक्त युक्त जंतु, रेड ब्लडेड, व्हाइट ब्लडेड। जो लाल रक्त युक्त जंतु थे उनको तो उन्होंने कहा एनाइमा, और जो सफेद रक्त युक्त जीव जंतु थे उनको कहा एनाइमा, इनाइमा और एनाइमा। अरस्तु के अलावा दूसरा जो वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण में आता है वो आता है लीनियस का। लीनियस के समय दो जगत वर्गीकरण की संकल्पना आ गई थी लीनियस के ही काल में, और लीनियस ने भी सभी सजीवों को पादप और जंतुओं के रूप में बांटा। लीनियस का जो पादप वर्गीकरण है उसमें उन्होंने सभी प्रकार के पादपों में सम्मिलित किया, बैक्टीरिया को, फंजाई को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, इन सबको उन्होंने एक वर्गीकरण दिया पुष्पीय पादपों का, जो आधारित था पुष्प में जो एंड्रोशियम है यानी कि पुमंग है, उस पुमंग के लक्षण के आधार पर। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि लीनियस और अरस्तु का जो वर्गीकरण है, पहली बात यह कृत्रिम वर्गीकरण में आता है। कृत्रिम वर्गीकरण में क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण में, जीवों के वर्गीकरण में केवल एक या दो ही लक्षणों का उपयोग किया, और वे जो लक्षण जिनका उन्होंने उपयोग किया वे कायिक और जन्निक थे, और उन्होंने कायिक और जन्निक दोनों ही प्रकार के लक्षणों को समानता। आज हम जब सजीवों को देखते हैं तो उनके वर्गीकरण में अन्य कई प्रकार के लक्षणों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगर आप इस दो जगत वर्गीकरण को देखते हैं तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, इनको विभेदित नहीं किया गया है। जैसे पादप जगत में मैंने कहा कि लीनियस का जो पादप जगत है उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा, फंजाई को भी रखा, ब्लू ग्रीन अलगी जो है साइनोबैक्टीरिया उनको भी रखा, उसमें शैवालों को भी रखा, ब्रायोफाइटा को भी रखा, टेरिडोफाइटा को भी रखा, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म को भी रखा, और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म को भी रखा। तो यहाँ न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में विभेदन उन्होंने किया, जबकि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि फंजाई में और अन्य जो पादप हैं, शैवाल वगैरह, उनमें कैसी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। फिर आप देखिए कि उन्होंने जो शरीर की संगठना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अपने इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया, और इसलिए फिर आगे चल करके नई वर्गीकरण की जो पद्धतियां आई, जो आज चल रही हैं, इन पद्धतियों को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसमें सिर्फ कायिक लक्षणों को सम्मिलित नहीं किया जाता। कायिक लक्षणों को तो सम्मिलित किया ही जाता है, जन्निक लक्षणों को भी सम्मिलित किया जाता है, और उसके अलावा जो अन्य लक्षण हैं जैसे कि आंतरिक संरचना, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी, जनन के लक्षण, भ्रूणिकी के लक्षण, पादपों में पाए जाने वाले रसायन, इसको भी लक्षण के रूप में, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यानी कि जनन के लक्षण, कायिक लक्षण मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमिकल यानी कि शारीरिकी के लक्षण, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी उनकी आंतरिक संरचना के लक्षण, भ्रूणिकी के लक्षण यानी भ्रूण और उसके विकास के लक्षण, और रसायन, पादपों में पाए जाने वाले रसायन। तो जब वर्गीकरण में का आधार इतने सारे लक्षणों को बनाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण। और फिर डार्विन के आने के बाद वर्गीकरण में उद विकास को भी सम्मिलित किया गया। तो जब
वर्गीकरण में उद विकास को सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें कहते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण। क्या कहते हैं? जातिवृत्तीय वर्गीकरण। अंग्रेजी में प्राकृतिक वर्गीकरण को कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, और जातिवृत्तीय वर्गीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आज बच्चों जितने भी वर्गीकरण इस समय चल रहे हैं वे सारे के सारे वर्गीकरण कैसे हैं? वो प्राकृतिक और जातिवृत्तीय वर्गीकरण हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण आता है आर.एच. विटेकर का, जो उन्होंने 1969 यानी कि 1969 में दिया था, 5 जगत का वर्गीकरण। आइए देखिए, ये जो बात हमने की है, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की कुछ लाइनें आपको बताता हूँ कि सभ्यता के आरंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। तो ये जो बात कह रहा है, ये किस प्रकार के वर्गीकरण की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है उपयोग आधारित वर्गीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उपयोग आधारित वर्गीकरण, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उस समय वैज्ञानिक दृष्टि से सोच नहीं पा रहे थे, तो जो उपयोग की चीज़ें थी, जो हमारे काम आ रहा था, उसको हमने उस काम के आधार पर वर्गीकृत किया कि साहब ये वस्त्र हैं, ये आवास इनसे प्राप्त होता है, ये अनाज हैं, ये दालें हैं, इस प्रकार से। इन प्रयासों में जीव के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। यहाँ से आता है कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो वैज्ञानिक जो मानदंड, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अरस्तु ही थे जिन्होंने पादप और जंतु की संकल्पना दी। अरस्तु जो है, उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक, वही शाक शुभ वृक्ष, पादपों को बांटा स्वभाव के आधार पर। दूसरा, उन्होंने जो प्राणी हैं यानी जंतु हैं, उनका वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति, उपस्थित हैं तो लाल रक्त वाले, अनुपस्थित हैं लाल रक्त नहीं यानी सफ़ेद रक्त है, तो उसके आधार पर वर्गीकृत किया। जो मैंने कहा कि जो लाल रक्त वाले हैं उन्हें तो कहा गया क्या? उन्हें तो कहा गया इनाइमा, और जो सफ़ेद रक्त वाले हैं या जिनमें लाल रक्त नहीं है तो उनको कहा गया एनाइमा। लीनियस, फिर इसके बाद आते हैं लीनियस। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। तो ये द्विजगत पद्धति आ गई साहब लीनियस की, जिसमें उन्हें क्रमशः पादप और जंतु, वही पादप जगत जंतु जगत में उन्होंने संपूर्ण जैविक जगत को वर्गीकृत किया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट व प्रोकैरियोट, यूकैरियोट यानी कि ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोट यानी कि असम केंद्र की, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। जो मैंने कहा कि भाई लीनियस ने जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने इन बातों का ध्यान ही नहीं रखा कि भाई प्रोकैरियोट जीव को अलग रखना चाहिए, यूकैरियोट को अलग रखना चाहिए, एक कोशिकीय जीवों को अलग रखना चाहिए, बहुकोशिकीय जीवों को अलग रखना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं स्वपोषी हैं उनको अलग रखना चाहिए, और जो अप्रकाश संश्लेषी हैं विषमपोषी हैं उनको अलग रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि लीनियस का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण में आता है, वह केवल एक या दो ही लक्षणों पर आधारित था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, उन्होंने सबको इसी में बांट दिया, अलग अलग नहीं किया। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी, पर्याप्त नहीं थी ये। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या उद विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।
और जब वर्गीकरण में ये सब प्रकार के लक्षण, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण विधि, आवास, प्रजनन की विधि, शारीरिकी, भ्रूणिकी, इन सब लक्षणों को सम्मिलित किया जाने लगा तो फिर वो कहलाया प्राकृतिक वर्गीकरण। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित हैं समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या और उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। यानी समय के साथ साथ ये वर्गीकरण बदलते रहे हैं। 2 जगत वर्गीकरण के बाद एक 3 जगत वर्गीकरण भी आया था, 4 जगत भी आया था। यहाँ इस चैप्टर में डिटेल में बात की जाती है किसकी, 5 जगत वर्गीकरण की। तो अब मैं बच्चों उसी 5 जगत वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ जो दिया था आर.एच. विटेकर ने। देखिए, आर.एच. विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है यह अत्यंत ही क्रांतिकारी साबित हुआ। इसके पहले के जो वर्गीकरण थे उनमें इतना स्पष्ट रूप से कुछ लक्षणों को शामिल नहीं किया गया था। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि आर.एच. विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है, ये जो आप देख रहे हैं आर.एच. विटेकर के ये 5 जगत आपके सामने हैं, ये जो 5 जगत हैं, यह 5 जगत वर्गीकरण किन लक्षणों के आधार पर दिया गया। तो आर.एच. विटेकर ने 5 बातों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया, 5 प्रकार के लक्षणों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। सबसे पहला तो कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार मतलब या तो जो सजीव हैं वे सभी सजीव कोशिका से बने हुए हैं, या आप जानते हैं कोशिका जीवन का आधार है, कोशिका जीवन की क्रिया और संरचना की इकाई है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की और एक यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की। तो सबसे पहला तो उन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको अलग रखा, जो यूकैरियोटिक जीव थे उनको अलग रखा। दूसरा उन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर की संगठना। शरीर की संगठना का मतलब ये है कि जीव एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। अगर बहुकोशिकीय है तो वह ऊतक स्तर की संरचना रखता है, या अंग स्तर की संरचना रखता है, या अंग तंत्र स्तर की संरचना रखता है। इसी को कहते हैं शारीरिक संगठना। आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का जो दूसरा आधार लिया वह था शारीरिक संगठना। तीसरा उन्होंने जो वर्गीकरण का आधार लिया वह था पोषण की विधि, कि जो सजीव है वह स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, वह प्रकाश संश्लेषी हैं या अप्रकाश संश्लेषी हैं। और आप गौर से देखिए कि इसके पहले की जो वर्गीकरण पद्धतियां थी, लीनियस का जो वर्गीकरण था, उनमें इन लक्षणों को सम्मिलित ही नहीं किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि आर.एच. विटेकर का यह जो वर्गीकरण है यह अत्यंत ही क्रांतिकारी है। चौथा उन्होंने जो है लक्षण लिया जनन के लक्षण, यानी जो जनन हो रहा है वह किस विधि से हो रहा है। और 5वां जातिवृत्तीयता। जातिवृत्तीयता यानी कि उद विकास का क्रम, कि जो लक्षण हैं उन लक्षण में उद विकास का क्रम क्या रहा है, उस उद विकास के क्रम को भी उन्होंने सम्मिलित किया। और मैं बता रहा हूं बच्चों, आज जितने भी वर्गीकरण हैं उनमें इन लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह आर.एच. विटेकर का वर्गीकरण ही पर्याप्त है। भविष्य में जैसे जैसे हमारी सोच समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन वर्गीकरणों में बदलाव होता जाएगा और हो रहा है, और नए लक्षण इन वर्गीकरणों का आधार बने। जैसे एनसीईआरटी में इसके बाद मेंशन किया है कि साहब जो कार्ल वोएज थे उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 3 अनुक्षेत्र क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया, 3 अनुक्षेत्र वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने संपूर्ण जैविक जगत को 6 जगतों में बांटा। विटेकर ने तो 5 जगत में बांटा, कार्ल वोइज ने 6 जगत में बांटा। 3 अनुक्षेत्र बनाए या 3 डोमेन बनाए जो जगत के ऊपर आते हैं। जगत के ऊपर डोमेन वो क्या क्या थे, वो था आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये 3 तो हो गए अनुक्षेत्र या डोमेन। और फिर जो आर्किया डोमेन है, आर्किया अनुक्षेत्र है, इसमें तो उन्होंने एक जगत बनाया नया, आर्की बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसमें उन्होंने रखा मोनेरा को, और जो यूकेरिया है यानी कि आर.एच. विटेकर का जो 5 जगत प्रणाली है, जिसमें आर.एच. विटेकर ने समस्त प्रकार के सजीवों को 5 जगतों में बांटा है। वे 5 जगत कौन कौन से हैं? वे 5 जगत हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया।
जो कार्ल बोइज हैं उन्होंने एक नया छठा जगत दिया, और वो जगत क्या है? वह जगत है आर्कीबैक्टीरिया। और यह आर्कीबैक्टीरिया कहाँ से आया? तो कार्ल बोइज ने जो मोनेरा जगत है उस मोनेरा जगत को दो जगतों में बांटा, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक मोनेरा। ठीक है, तो यह आगे भी होता रहेगा। यहां हम डिटेल में बात करते हैं आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की। देखिए बच्चों, जब हम आर.एच. विटेकर के 5 जगत के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहले अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि भाई आर.एच. विटेकर ने ये जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, यह इन 5 प्रकार के लक्षणों को आधार बना करके दिया, और जिसके आधार पर उन्होंने संपूर्ण जैविक जगत को 5 जगतों में बांटा। वो 5 लक्षण में फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोशिका का प्रकार यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, शरीर की संगठना। शरीर की संगठना का मतलब ये है कि भाई वह जो है एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय है तो ऊतक है, अंग है या अंग तंत्र है। तीसरा, पोषण की विधि। चौथा, जनन। और पांचवा, जाति वृत्तीयता। कोशिका में उन्होंने कोशिका भित्ति के लक्षण को भी प्राथमिकता दी। आइए जरा जो विटेकर के 5 जगत हैं, इन लक्षणों के आधार पर इनको अध्ययन करते हैं। 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब जैसे हम बात करें कोशिका प्रकार, कोशिका प्रकार यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो भी जीव हैं उनको आर.एच. विटेकर ने रखा किंगडम मोनेरा में, और जिनमें भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनको किंगडम मोनेरा से अलग किया। यानी कि 5 जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त कौन सा किंगडम है, कौन सा जगत है? मोनेरा। और यूकैरियोटिक कोशिका युक्त जगत कौन से हैं? तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये प्रश्न आ चुका है नीट में कि आर.एच. विटेकर के कितने जगत हैं जिनमें यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं? तो आर.एच. विटेकर के कितने जगत हैं बच्चों जिनमें यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं? 4 जगत। कौन कौन से 4 जगत? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर आता है कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति की जब हम बात करते हैं लक्षण के रूप में, इन 5 जगत में से आप पाते हैं कि कुछ जगत तो ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति है ही नहीं, और कुछ जगत ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति है, लेकिन उस कोशिका भित्ति की जो संगठना है यानी कोशिका भित्ति का निर्माण जिससे हुआ है वह अलग है। हम बात करते हैं जगत मोनेरा की। तो जगत मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है क्या? बिल्कुल होती है साहब। आर्कीबैक्टीरिया में होती है, यूबैक्टीरिया में होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। और ख़ास बात क्या है कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती, वह बनती है पेप्टिडोग्लाइकान से। आप देखिए लिनियस का ये जो 2 जगत का वर्गीकरण है पादप और जंतु के रूप में, तो उन्होंने पादप और जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया? उन्होंने कोशिका भित्ति के आधार कि भाई जिन जीवों में कोशिका भित्ति है वो सब पादप है। और यही कारण है कि 2 जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सब एक साथ प्लांटी में आ गए सारे, क्योंकि सब में कोशिका भित्ति है। यहाँ उन्होंने कोशिका भित्ति का जो संगठना है यानी किससे वह निर्मित है इस बात को ध्यान में रखा, और आप देखते हैं कि मोनेरा में कोशिका भित्ति तो है लेकिन वह सेलुलोज से निर्मित नहीं है। फिर आ जाइए प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में तो कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि क्राइसोफाइटा होते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति होती है और वह बनती है सेलुलोज से। लेकिन जो युग्लिनोइड हैं, जो स्लाइम मोल्ड हैं, जो प्रोटोजोन हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में उपस्थित। फिर आते हैं फंजाई। तो फंजाई में कोशिका भित्ति होती है लेकिन वह सेलुलोज से निर्मित नहीं होती। वह किससे निर्मित होती है? वह निर्मित होती है काइटिन से। तो उपस्थित होती है, सेलुलोज रहित होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन से। प्लांटी किंगडम में आ जाइए आप, पादप जगत में आ जाइए, तो सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। और जंतु जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये जो दूसरा लक्षण उन्होंने उपयोग किया था वह था कोशिका भित्ति। फिर आते हैं केंद्रक। तो हम जानते हैं कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक जीवों में, और यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो साहब
केंद्रक झिल्ली मोनेरा, क्योंकि प्रोकैरियोट हैं तो इनमें अनुपस्थित होती है, और बाकी जो 4 जगत हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत, जंतु जगत या प्लांटी एनिमेलिया, इन सब में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो इसको भी उन्होंने एक लक्षण के रूप में, ये कोशिका वाला ही लक्षण आ गया। ठीक है, फिर आता है काय संरचना, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर की संगठना, वह किस स्तर की है। तो आप देखिए सारे के सारे जो मोनेरा होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, वह कोशिकीय या एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने समस्त एक कोशिकीय यूकेरियोट को सम्मिलित किया। प्रोटिस्टा जगत कौन बनाता है? प्रोटिस्टा जगत बनाते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोट्स। तो जो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं वो सारे के सारे आ गए प्रोटिस्टा जगत में। फंजाई में बहुकोशिकीय होता है और इनमें जो ऊतक होता है वह ढीला ऊतक होता है। तो फंजाई की जो शरीर की संरचना है, काय संगठना है, वह अदृढ़ ऊतक बहुकोशिकीय है, अदृढ़ या ढीला ऊतक। और जब हम पादप जगत में जाते हैं तो बहुकोशिकीय होते हैं। पादप जगत में ऊतक होगा या फिर अंग होगा या ऊतक तंत्र, अंग को ऊतक तंत्र भी कह देते हैं। जैसे अलगी में जाइए, ब्रायोफाइटा में जाइए तो उनमें क्या होता है, उनमें ऊतक होता है। लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाते हैं तो उनमें ऊतक तंत्र या अंग इस तरह की काय रचना होती है। और जंतु जगत में हम जाते हैं तो वहाँ बहुकोशिकीय हैं, उनमें ऊतक, अंग और अंग तंत्र, इस तरह की संरचना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या काय रचना पाई जाती है। अगला जो लक्षण उन्होंने लिया था वह था पोषण विधि। तो जब हम पोषण विधि की बात करते हैं तो मैं बता दूं बच्चों, जो मोनेरा जगत है उसमें पोषण की विधि की सबसे ज़्यादा हमको विविधता देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा उपापचय विविधता देखने को मिलती है मोनेरा जगत में। 4 प्रकार की पोषण विधियां होती हैं। उसमें प्रकाश स्वपोषी आ जाते हैं, प्रकाश परपोषी आ जाते हैं, रसायन स्वपोषी आ जाते हैं और रसायन परपोषी आ जाते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रकार की पोषण विधियां देखने को मिलती हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, यानी कि जो उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में आ जाते हैं। रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं जिनको कीमो ऑटोट्रोप कहा जाता है, यानी जो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की ऊर्जा से एटीपी का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप या कीमो ऑटोट्रोप या रसायन संश्लेषी स्वपोषी। यहाँ कीमो हेटेरोट्रोप यानी कि रसायन परपोषी या हेटेरोट्रोप या परपोषी भी कह देते हैं, क्योंकि जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो कीमो हेटेरोट्रोप ही होते हैं, यानी रसायन परपोषी होते हैं। और ये कौन होते हैं? तो जितने भी परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। भाई परजीवी का मतलब क्या, कि जो सजीव से भोजन ग्रहण करे, और मृतोपजीवी का मतलब क्या, तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे पोषण ग्रहण करें। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया बीमारियां करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर रहे होते हैं। तो जो भी परजीवी मृतोपजीवी प्रकार के जीवाणु होते हैं वे कैसे होते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो यहाँ सभी प्रकार की पोषण विधि आपको देखने को मिलती है। स्वपोषी, जिसमें रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी, तथा जो है परपोषी में, तो परपोषी में मृतोपजीवी भी मिलते हैं और परजीवी भी आपको मिलते हैं। प्रोटिस्टा में आप जाएं तो प्रोटिस्टा में आपको मिलेंगे स्वपोषी और परपोषी। और स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, यानी पादपों की तरह जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे क्राइसोफाइटा है, डायनोफ्लिलेट है। युगलिना दिन के समय प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो जाता है। रात के समय तो रसायन परपोषी यानी कि परपोषी हो जाता है, वो परभक्षी की तरह दूसरे जीवों को पकड़ रहा, मार रहा, खा रहा होता है। वहीं जो स्लाइम मोल्ड है वो पूर्णतया जो है मृत कार्बनिक पदार्थ से ही पोषण ग्रहण कर रहे होते हैं, तो वो मृतोपजीवी होते हैं। फिर आ जाइए प्रोटोजोन्स में, तो वो जंतुओं की तरह जो है परपोषी या परजीवी ही होते हैं। तो यहां आपको स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार की पोषण विधियां देखने को मिलती हैं। किनमें? प्रोटिस्टा में। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और परपोषी यानी कि जो किसी दूसरे जीव से ले रहे हैं, मृत से भी ले सकते हैं, जीवित से भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे। परजीवी और मृतोपजीवी दोनों प्रकार के आपको प्रोटिस्टा मिलते हैं। ठीक है, फिर फंजाई में आ जाइए। तो फंजाई जो है साहब टोटली परपोषी है, हेटेरोट्रोप है।
या तो फंजाई परजीवी होगी या फिर फंजाई मृतोपजीवी होगी, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण कर रही होगी। आप देखिए कि दो जगत वर्गीकरण में फंजाई को रखा गया था पादप जगत में। क्यों रखा गया था? क्योंकि फंजाई में कोशिका भित्ति होती है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि भाई फंजाई तो कोशिका भित्ति तो है, लेकिन उसकी कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज से बनती नहीं है। पादपों की सेल्यूलोज से बनती है, फंजाई की तो काइटिन से बनती है। और उससे भी बड़ी विडंबना क्या है कि फंजाई पूर्णतया परपोषी है, जबकि पादप तो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कोई फंजाई प्रकाश संश्लेषण नहीं करती भाई, तो आपने कैसे उसको रख दिया पादप जगत में? तो इसको ठीक किया किन्होंने? RH विटेकर ने। तो फंजाई में आपको परपोषी विधि मिलती है, मृतोपजीवी भी और परजीवी भी, दोनों प्रकार के। यहां कोई स्वपोषी नहीं। पादप जगत में जाइए, सभी पादप स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। और जंतु जगत में सभी जंतु जो होते हैं वो परपोषी यानी हेटेरोट्रोफ होते हैं। और उनमें प्राणी संभोजी यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ये मृतोपजीवी भी होते हैं। ये प्राणी संभोजी का मतलब क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो जंतु होते हैं वे भोज्य को पहले खाते हैं और फिर अपने शरीर के अंदर जो आहार नाल होती है उसमें पचाते हैं। इसको कहा जाता है प्राणी संभोजी या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले खाना और फिर बाद में पचाना। जबकि जो जीवाणु वगैरह होते हैं ना, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये अपने एंजाइम उस मृत कार्बनिक पदार्थ पर बाहर की तरफ डालते हैं और फिर उसको अपने शरीर की सतह से परासरण के द्वारा अवशोषित करते हैं। तो उसको बोलते हैं ओस्मोट्रोफी, परासरण पोषी। ठीक है ना? तो यहाँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है और सभी के सभी जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। और जो पांचवा लक्षण था बच्चों, इस 5 जगत के वर्गीकरण का जो आधार था वो था प्रजनन की विधि। प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिलता है संयुग्मन, या अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन। ये एक लैंगिक जनन की पुरानी विधि है, या कहें जनन की पुरानी विधि है, जो 2 बैक्टीरिया के मध्य होती है और 2 बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को आपस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो यह विधि जो है लैंगिक जनन की आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। फिर आ जाइए प्रोटिस्टा। तो बाकायदा प्रोटिस्टा में युग्मक, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सही अर्थों में जो लैंगिक जनन आरंभ हुआ। देखिए पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? लैंगिक जनन की परिभाषा है ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का संलयन सम्मिलित हो। जीवाणुओं में सही मायनों में लैंगिक जनन तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ युग्मकों का निर्माण नहीं होता। यानी प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा में लैंगिक जनन जो सही अर्थों में है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, ऐसा लैंगिक जनन तो नहीं होता, लेकिन उनके अनुवांशिक पदार्थों का जो है मिक्सिंग जरूर होती है। सही अर्थों में लैंगिक जनन की उत्पत्ति होती है कहाँ? प्रोटिस्टा जगत में, जहाँ युग्मकों का संलयन होता है और जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसे फंजाई में भी लैंगिक जनन होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जाइगोट बनता है, निषेचन के द्वारा होता है। पादपों में भी निषेचन के द्वारा जनन होता है और जंतुओं में भी निषेचन के द्वारा जनन होता है। तो बच्चों, यह हमने RH विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की यहाँ बात की। फिर इसके आगे यहाँ इसके कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ मुद्दे हैं जिसकी बात की जाती है कि भाई 2 जगत प्रणाली में 2-3 मुद्दे हैं, और इनको समझने के लिए देखो सिंपल, आप ये 3 बातें याद रखो जिसमें आपको सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। 3 बातें क्या याद रखो? सबसे पहले तो कोशिका का प्रकार याद रखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा आप याद रखो क्या? तो दूसरा आप याद रखो शरीर की संगठना, ठीक है, और उसमें कोशिका भित्ति भी ले लो, कोशिका के प्रकार में कोशिका भित्ति ले लो। दूसरा आप याद रखें शरीर की संगठना कि साहब एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, ठीक है। और तीसरा आप याद रखो पोषण। जैसे 2 जगत में क्या था? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये सब प्लांटी जगत में थे, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण ने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को पादप जगत से निकाला और एक नए जगत में रखा। कौन सा जगत? मोनेरा जगत। क्यों रखा? 2 जगत में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका यह आधार नहीं था। 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार बना कोशिका का प्रकार, और इसलिए विटेकर ने उन सभी जीवों को जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका थी पादप जगत से अलग करके मोनेरा जगत में रखा।
जहां साइनोबैक्टीरिया पहले पादप जगत में था, शैवाल में रखा हुआ था, अब उसको किस में रख दिया गया, इस मोनेरा जगत में। क्यों रख दिया गया? क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है। दूसरा, काय। प्रोटिस्टा जगत के निर्माण का आधार है एक कोशिकीय यूकेरियोट। और सबसे मजेदार अगर कोई जगत है विटेकर के 5 जगतों में तो वह है प्रोटिस्टा जगत। अगर आप देखें तो इस प्रोटिस्टा जगत में उन सबको रख दिया गया है जो एक कोशिकीय यूकेरियोट है। पहले क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जो एक कोशिकीय शैवाल हैं, यह अलगी में रखे हुए थे, जो एक कोशिकीय शैवाल हैं। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास कहाँ थे? पादप जगत में, शैवाल में रखे हुए थे। इनको अलग किया और किस में रखा? प्रोटिस्टा जगत में। क्यों रखा? क्योंकि यह एक कोशिकीय यूकेरियोट है। इसके साथ साथ प्रोटिस्टा जगत में रखा गया अमीबा पैरामीशियम को, जो पहले कहां थे? जंतु जगत में। जंतु जगत में थे क्योंकि वो परपोषी थे, उनमें कोशिका भित्ति नहीं थी। अब आप देखिए, अमीबा पैरामीशियम जो परपोषी जीव हैं, उनको उठा करके रख दिया गया किसमें? इस प्रोटिस्टा जगत में। क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये सब एक कोशिकीय यूकेरियोट हैं। और तीसरा जो है फंजाई, कवक को पहले पादप जगत में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति थी। अरे भाई, कोशिका भित्ति कवक की तो काइटिन से निर्मित होती है, पादपों की तो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। दूसरा सबसे बड़ी विडंबना कि साहब पादप तो सभी स्वपोषी होते हैं, फंजाई तो परपोषी होती है। और यही कारण है कि आर.एच. विटेकर ने कवकों को पादप जगत से पृथककृत करके रख दिया एक नए जगत में, जिसको हम कवक जगत कहते हैं। ये ही हैं इस आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के कंसिडरेशंस एंड इशू, यानी कि कुछ मुद्दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? 2 जगत वर्गीकरण में कायिक और जनिक लक्षणों को समान महत्व दिया गया, लेकिन यहां पर जो अन्य सारे लक्षण हैं उन सबको और ज्यादा अधिक महत्व दिया गया। तो ये हमने 5 जगत वर्गीकरण की बात कर ली बच्चों। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।